नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अमेंडमेंट 2026 जो 18 मार्च को अपडेट हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम 2026 के बारे में। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसके मेन प्रोविजंस को डिटेल में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम इस अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस समझेंगे। इसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, हम बीएनएसएस में जो 5 बड़े चेंजेस हुए हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या। देखिए, ये एक्ट जो है ये सेंट्रल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुछ खास बदलाव करता है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में लागू होंगे। तो इसका मेन पर्पस क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो महाराष्ट्र पुलिस को और ज्यादा एफिशिएंट और फंक्शनल बनाना, मतलब उन्हें ग्राउंड लेवल पर जो चैलेंजेस आते हैं उनसे डील करने के लिए बेटर लीगल टूल्स देना। चलिए अब देखते हैं कि पहला बदलाव क्या है। तो पहला और एक बड़ा चेंज आया है सेक्शन 15 में। ये जुड़ा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के अपॉइंटमेंट से। अब यहां स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, पहले क्या था और अब क्या है। ओरिजिनल बीएनएसएस 2023 के हिसाब से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सिर्फ एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे सीनियर रैंक के ऑफिसर ही बन सकते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र अमेंडमेंट के बाद इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी एसडीपीओ रैंक के ऑफिसर भी इस पद पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये बदलाव किया क्यों गया? इसके पीछे रीजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डे टू डे इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर में एसीपी और एसडीपीओ का रोल ज्यादा डायरेक्ट होता है, ज्यादा हैंड्स ऑन होता है। तो ये चेंज पुलिस के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अमेंडमेंट। ये है सेक्शन 107 में और ये डील करता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट से, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उसे जब्त करने के प्रोसेस को स्पीड अप करने से। देखिए, पहले प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी का अप्रूवल लेना पड़ता था। महाराष्ट्र अमेंडमेंट के बाद अब इस लिस्ट में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ऐड कर दिया गया है। इससे अप्रूवल प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। और जैसा कि आप इस कोर्ट में पढ़ सकते हैं, इस चेंज का मेन रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन। आइडिया यह है कि लोकल लेवल पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर देकर अप्रूवल प्रोसेस में जो डिले होता है उसे कम किया जाए। ऑलराइट, हमारा तीसरा चेंज है सेक्शन 129 में। ये सेक्शन हैबिचुअल ऑफेंडर्स से गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी लेने के बारे में है और इस अमेंडमेंट ने इसका स्कोप और भी बढ़ा दिया है। सेक्शन 129 में पहले से ही कई एक्ट्स की एक लिस्ट थी। अब महाराष्ट्र अमेंडमेंट ने इस लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट को जोड़ दिया है। वो कौन सा है? द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इसे ऐड क्यों किया गया? सीधा सा मकसद है स्टेट में नार्कोटिक्स रिलेटेड क्राइम्स से और इफेक्टिवली डील करना। इससे लीगल फ्रेमवर्क तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेने की एक्स्ट्रा पावर भी मिलती है। अब आते हैं चौथे एंड परहैप्स सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट पर, जो कि सेक्शन 170 में है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूल्स को काफी हद तक बदल देता है। देखिए, नॉर्मल रूल क्या है? बीएनएसएस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के तहत किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, राइट? लेकिन महाराष्ट्र अमेंडमेंट यहां एक बड़ा चेंज लाता है। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के बाहर रहने से पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पावर आर्बिट्रेरी नहीं है, मतलब मनमानी नहीं की जा सकती। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब पब्लिक ऑर्डर को लेकर कोई क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो। और पब्लिक ऑर्डर एक वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल टर्म है, इसे माइनर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इस एक्सटेंडेड डिटेंशन के लिए एक पूरा नया प्रोसीजर भी बनाया गया है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1,
अरेस्टेड पर्सन को एक रिटन रिपोर्ट के साथ नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, जिसमें डिटेंशन बढ़ाने के ग्राउंड्स लिखे होंगे। स्टेप 2, अगर मैजिस्ट्रेट सैटिस्फाइड है तभी वो कस्टडी यानी रिमांड का ऑर्डर देंगे। स्टेप 3, ये एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है, डिटेन्ड पर्सन को डिटेंशन के ग्राउंड्स बताना कंपलसरी है। और स्टेप 4, उस पर्सन के पास इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशंस में रिप्रेजेंटेशन देने का राइट भी होगा। अब टाइम लिमिट्स की बात करते हैं। मैजिस्ट्रेट एक बार में 15 दिन तक का ही रिमांड दे सकते हैं और टोटल डिटेंशन किसी भी हालत में 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। ये 30 डेज का फिगर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी अमेंडमेंट पर। यह है सेक्शन 173 में और इसका ताल्लुक है कॉग्निजेबल केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की टाइमलाइन से। ओरिजिनल बीएनएसएस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 14 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन महाराष्ट्र अमेंडमेंट ने इस टाइम को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब यह टाइमलाइन है 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते। तो अब महाराष्ट्र में सेक्शन 173 के तहत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की नई टाइमलाइन है 6 वीक्स। ये एक मेजर चेंज है जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए सेक्शन 15 के नए रैंक्स, सेक्शन 173 की नई टाइमलाइन और सेक्शन 170 के डिटेंशन पीरियड पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मेंस के लिए इन अमेंडमेंट्स के पीछे का रैशनल, स्पेशली सेक्शन 170 का प्रोसीजर और उसके इम्प्लीकेशंस पर शॉर्ट नोट्स या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए इस टेबल को देखिए। सेक्शन 15 में ACP/SDPO, सेक्शन 107 में जॉइंट CP की पावर, सेक्शन 129 में NDPS एक्ट का इंक्लूजन, सेक्शन 170 में 30 डेज का डिटेंशन और सेक्शन 173 में 6 वीक्स की टाइमलाइन। ये की पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। अब देखना यह होगा कि जमीनी हकीकत में ये चेंजेस पुलिस की एफिशिएंसी और सिटीजन राइट्स के बीच बैलेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। जुडिशरी, APO और लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।